ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। लिखिए, तरंग से संबंधित कोई भी तरंग हो, हम उस तरंग से संबंधित बात करेंगे। प्रकाश तरंग भी हो सकता है, ध्वनि तरंग भी हो सकता है। लिखिए, तरंग से संबंधित महत्वपूर्ण पद, तरंग से संबंधित महत्वपूर्ण पद, तरंग से संबंधित महत्वपूर्ण पद। बहुत सारे टर्म्स हम लोग देखने जा रहे हैं बाबू, और इसके आधार सब जान जाने के बाद ही हम जो है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण जो भी घटनाएं हैं उसमें आपको हम एंट्री करेंगे। क्योंकि व्यतिकरण में बार बार ये सब वर्ड जब मैं बोलूंगा, ये सब पद बोलूंगा, तो हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको दिक्कत परेशानी होगी। सिर्फ सुनेंगे वो और छापेंगे, तो वैसी स्थिति मैं नहीं आने दूंगा। मैं एक एक टर्म पर डिस्कस करता हूं, तब हम लोग एंट्री करेंगे व्यतिकरण घटना पर। ठीक है, तो पहला लिखिएगा, फर्स्ट, तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति, तरंग की आवृत्ति। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, एन से भी कहीं डिनोट करते हैं, कहीं आपको एफ से भी डिनोट किया जाता है। फ्रीक्वेंसी इंग्लिश इसको बोलते हैं, इंग्लिश इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। कहीं पर एन भी यूज होता है, कहीं पर एफ भी यूज होता है। ठीक है, तरंग की आवृत्ति, समझिएगा बात को। तरंग की आवृत्ति क्या कहलाता है, इस चीज को समझिए। देखो, आप लोगों ने सुना है एक वर्ड कंपन। जब तरंग की बात कर रहे हैं, कंपन, समझ रहे बात? तो कंपन करने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, हर एक स्रोत में आपको एक ही समान नहीं होता, बल्कि अलग अलग होता है। किसी स्रोत में हो सकता है जो कंपन करने की माध्यम की जो कण कंपन करते हैं, वो कंपन करने की जो क्षमता है किसी में अधिक हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। समझे बात? तो कंपन होते रहता, आपको पता है कि माध्यम के कण कंपन करते हैं। ठीक है, यहां भी देखिए, ध्वनि जो निकल रहा है बाबू, मेरे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, यहाँ पे वाइब्रेशन हो रहा है। यहाँ पे आप खुद बोलते हुए सब यहाँ पे हाथ रखिएगा, यहाँ पे हाथ रखकर कुछ बोलने का प्रयास कीजिएगा। आप जो कुछ भी बोलिएगा, आप यहाँ पे हाथ रखकर देखिएगा, महसूस कीजिएगा। आप यहाँ पे वाइब्रेशन होते रहता है, तभी ये ध्वनि आपको मिल पाती है। समझे बात? तो बिना तरंग, हम ध्वनि तरंग की बात करें हम, तो उसके लिए बात करेंगे बाबू स्रोत से कंपन की। जब तक कंपन नहीं होगा तब तक हम लोग उसकी बात नहीं कर सकते हैं। तो कंपन, आप वर्ड समझ गए, कंपन करने का मतलब क्या हुआ। माध्यम के कण भी कंपन करते हैं। ठीक है, तो माध्यम के कण हो सकता है कि ऐसे से कंपन करे या फिर ऐसे से कंपन करे। यहां तक कि वहां पर भी आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि किसी स्थिर पानी स्रोत में, जैसे तालाब, ठीक है, उसमें आप उस पानी में कंकड़ फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो वहां भी कंपन शुरू होता है। ठीक है, कंपन नहीं रहेगा तो तरंग नहीं उत्पन्न होगा। बिना कंपन का, बिना डिस्टरबेंस का आपको तरंग की बात हम लोग नहीं कर सकते। समझे बात? तो वहां भी कंपन होता है, पहले पानी की सतह पर कंपन होता है, और उसी कंपन के द्वारा आपको तरंग जो है आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देती है, गोल गोल उर्मियों के रूप में। तो बाबू, इतना तो दिमाग में आया आपको कि हमें कंपन के बारे में सोचना है। जहां भी तरंग के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपन होता ही होता है उसके साथ। ठीक है, तो बाबू, कंपन हो सकता है, किसी में ज्यादा क्षमता हो कंपन होने का, किसी में कम हो सकता है। तो एक सेकेंड में, इसको परिभाषित कैसे किया गया, ध्यान समझिए। एक सेकेंड में, ठीक है, जितना कंपन पूरा होता है, या एक सेकेंड में माध्यम के कण जितने कंपन पूरा करते हैं, उसी कंपन को, कंपन की जो संख्या है, एक सेकंड में जितना ज्यादा कंपन होगा, उस तरंग की आवृत्ति उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एक सेकंड में किए गए कुल कंपनों, या उसी को फिर दोलनों भी बोल देते हैं। जब हम दोलन की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हमारा पेंडुलम होता है, वो ऐसे ऐसे घूमता है, वहां भी आवृत्ति है वह। ठीक, कोई जल्दी जल्दी घूमेगा, कोई धीरे धीरे घूमेगा। समझे बात? तो एक वो है एकदम, मान के चलिए कंपन कर रहा है ऐसे, ध्यान से समझिए, कंपन को ऐसे कर रहा है, कोई एकदम आराम से कर रहा है कंपन, ऐसे गया फिर ऐसे गया, एक बीच में माध्य बिंदु होता है, यहां से कंपन ऐसे हो रहा है, इधर गया फिर इधर आया, फिर इधर गया फिर इधर आया, एकदम सुस्त की तरह, एकदम सुस्ताहा की तरह। समझे बात? समझे बात? तो बाबू, यदि ऐसा होगा, एक सेकंड में कितना कंपन कर पाएगा, ज्यादा कर पाएगा, एकदम सुस्त करेगा तो कंपन कम करेगा, तो आवृत्ति घट जाएगी। ठीक है, और जो
फटफट कंपन करे, ऐसे से कंपन कर रहा है, इसी माध्य स्थिति के आगे पीछे जो है ज्यादा बार कंपन हो रहा है, या ऊपर नीचे भी हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ यही समझिएगा, ये भी हो सकता है कंपन, समझे बात, ऐसे भी कंपन होता है, ऐसे भी कंपन होता है। तो माध्य स्थिति के आगे पीछे यदि कंपन जो है ऐसे से यदि हम जल्दी फास्ट कंपन हो रहा है यदि, तो बताइए कंपनों की संख्या बढ़ेगी घटेगी? 1 सेकंड में कंपनों की संख्या बढ़ जाएगी, और जो एकदम सुस्त की तरह हो रहा है कंपन, ऐसे आराम से एकदम, है ना, सुस्ता सुस्ता के जा रहा है, कभी इधर तो कभी इधर, समझे बात। तो यहां भी कंपन हो रहा है, लेकिन एकदम लग रहा है एकदम, और हत्या नहीं कंपन कर रहा है ना, कंपन करने से पहले ही मर गया है, एकदम धीरे धीरे। तो बाबू ये जो इस स्थिति में 1 सेकंड में यदि कंपनों की संख्या काउंट कीजिएगा तो कम मिलेगा, ठीक है। तो कंपन हो सकता है, दोलन हो सकता है, पेंडुलम जो है दोलन करता है ऐसे से बाबू, तो इसका भी अपना माध्य स्थिति है, जहां पर रुकता है वो, और उसके या झूला के भी अपना होता है आवृत्ति, बोलिए, झूला भी कंपन करता है, ऐसे दोलन करता है झूला, बोलिए। तो वहां पर बाबू दोलन कहें चाहे कंपन कहें, तो 1 सेकंड में किए गए कुल कंपनों की संख्या या कुल दोलनों की संख्या को क्या बोलते हैं बाबू? तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। क्लियर है सबको? बोलिए, छोटी सी परिभाषा, इसको समझ में आया बात? मैंने जो ये आपको समझाया बाबू, इस तरह से पिक्चर ये दिमाग बन गया होगा, समझ में आया सबको? तरंग की आवृत्ति, बोलिए, तरंग की आवृत्ति समझ में आया? ऐसे भी कंपन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या दोलन कहें यदि हम लोग, किसी पेंडुलम का दोलन, झूले का दोलन, ठीक है, तो वहां भी आवृत्ति की हम लोग बात करते हैं, समझे बात? तो ये समझ में आया आपको? आवृत्ति समझ में आया? 1 सेकेंड में जितना कंपन या जितना दोलन पूरा होता है उसी को हम लोग तरंग की आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। लिखिए, आप परिभाषा लिखिए, तरंग से संबंधित, परिभाषा लिखिए इसका, तरंग से संबंधित, तरंग से संबंधित, तरंग से संबंधित, संबंधित इकाई समय में, इकाई समय में, इसी को 1 सेकंड भी हम लोग बोल देते हैं, इकाई समय में, इकाई समय में किए गए कुल कंपनों, किए गए कुल कंपनों, किए गए कुल कंपनों, कंपनों, और यहीं पर ऑब्लिक लिख दीजिएगा दोलनों, दोलनों, जो पेंडुलम वगैरह रहेगा, झूला वगैरह रहेगा आपको, उसके लिए हम लोग दोलन वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनों ऑब्लिक दोलनों की संख्या को, की संख्या को तरंग की आवृत्ति कहा जाता है, तरंग की आवृत्ति कहा जाता है, तरंग की आवृत्ति कहा जाता है, ठीक है। इसका ऐसा ही मात्रक मुझे लिख दीजिएगा, ऐसा ही मात्रक, ऐसे पैराग्राफ जस्ट नीचे से, ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है, वो हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज, इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है, HZ, इसका ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। क्लियर है? साइंटिस्ट नेम पर रख दिया गया इसका हर्ट्ज, ठीक, ऐसे मात्रक इसका हर्ट्ज होता है, ठीक है। यहां तक इसको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर्ट्ज जिसको बोलते हैं, HZ से इसको डिनोट किया जाता है। देखो, आप लोग सुने भी होंगे, आप रेडियो वगैरह भी कभी सुनते होंगे, तो उस पर फ्रीक्वेंसी वगैरह बताता है कि इतना मेगा हर्ट्ज या इतना किलो हर्ट्ज पर आप जो है इस स्टेशन को आप सुन रहे हैं, ठीक है। चाहे जो भी स्टेशन, BBC स्टेशन लगा हुआ हो, यदि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जहां से लंदन से जो ब्रॉडकास्टिंग करता है उसका अपना अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आप रेडियो मिर्ची वगैरह सुनते हैं, उसका अलग फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो जो भी आप सुनते हैं वो एक फ्रीक्वेंसी पर सुनते हैं, एक आवृत्ति पर सुनते हैं, उसका अपना हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो वो हर्ट्ज क्या, उसी हर्ट्ज में इसको मेजर किया था फ्रीक्वेंसी को, इसका ऐसा मात्रक क्या है इसका? हर्ट्ज, ध्यान रखिएगा। अब लिखिए आप तरंग का नेक्स्ट आवर्तकाल, सेकंड लिखिए, तरंग का आवर्तकाल, तरंग का आवर्तकाल, आवर्तकाल T, इसको T से डिनोट करते हैं, तरंग का आवर्तकाल, इसको हम लोग T से डिनोट करते हैं, तरंग का आवर्तकाल, इसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। देखिए सुनिए, आवर्तकाल को समझिए बाबू। आवर्तकाल जैसी बोले हम, तो आपके दिमाग में पिक्चर जरूर बना होगा कि सर इसका संबंध समय वगैरह से है। बिल्कुल,
आवर्त काल जब बोला गया, काल मतलब समय होता ही है, ठीक है, और आवर्त भी बोला गया है, आवर्त भी वर्ड बोला गया, आवर्त का मतलब पीरियड होता है ना, एक अंतराल होता है। तो देखिए समझिएगा बात को, क्या है आवर्त काल। हमने कहा इसमें आवृत्ति में कहा था कि 1 सेकेंड में किए गए कुल कंपनों की संख्या या दोलनों की संख्या को हम लोग कहते हैं तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। और यहां पर तरंग का आवर्त काल है, उसका ठीक उल्टा होता है। कैसे? हम इसका ठीक उल्टा बोल रहे हैं कि एक कंपन पूरा करने में या एक दोलन पूरा करने में, ठीक है, जो समय लगता है उसी समय को बोलते हैं तरंग का आवर्त काल। तो बताओ बाबू, इसका उल्टा है कि नहीं है? इसमें हम जो बोल रहे हैं 1 सेकंड में बोले थे कि कंपनों की संख्या, और इसमें बोल रहे हैं कि एक कंपन पूरा करने में या एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उस समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। बोलिए, कोई डाउट? इसका उल्टा है कि नहीं है ये परिभाषा? हम बोल रहे हैं परिभाषा इसका कि एक दोलन या एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को तरंग का आवर्त काल कहते हैं। इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, आप बताइए हमें। है परिभाषा उल्टा बाबू? आवृत्ति में आपने आवृत्ति में अभी आपने जाना कि 1 सेकंड में कितना कंपन हो रहा है और उसका ठीक पलट दिए हम। समय जो है, शुरू में समय था 1 सेकंड बोला गया था, उस समय को हम पीछे कर दिए और कंपनों की संख्या को हम आगे लाए। उसको अब एक कंपन कर रहे हैं, उल्टा बोल रहा है। एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को हम कहते हैं आवर्त काल। जैसे मान लीजिए कि कोई तरंग है बाबू, तरंग का एक कंपन कैसे पूरा होगा, बात को समझिएगा। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम से समझा रहे हैं आपको कि यहां से यदि मान लीजिए स्टार्ट हो रहा है, ये यहां पे पहुंचा, ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक कंपन। देखिए इसको कहेंगे यहां से यहां तक जो है, एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे गया, फिर यहां पहुंचा, इसको बोलेंगे यहां से यहां तक एक कंपन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा इसको? एक कंपन। तो एक कंपन पूरा करने में जो समय लगता है उसी समय को बोलते हैं तरंग का आवर्त काल। लिखिए आप परिभाषा लिखिए। एक कंपन ऑब्लिक दोलन, कंपन हो चाहे दोलन, एक कंपन ऑब्लिक दोलन पूरा करने में, एक कंपन ऑब्लिक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे तरंग का आवर्त काल कहते हैं। उसे तरंग का आवर्त काल कहते हैं। इससे ठीक उल्टी परिभाषा है बाबू, इससे ठीक उल्टी परिभाषा, तरंग का आवर्त काल कहते हैं। तब ये बताइए बाबू कि ये बताइए, जब इसका उल्टा परिभाषा है ये, इससे संबंध यदि मैथमेटिकल फॉर्मूला यदि हम लिखें या इन दोनों के बीच में संबंध लिखे, गणितीय संबंध, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? तरंग का आवर्त काल बराबर लिखना होगा हमें। तब तरंग का आवर्त काल यदि हमें लिखना होगा t बराबर, जब इसका उल्टा परिभाषा है, एक उलट देते हैं सीधे, 1 में तरंग की आवृत्ति, नहीं हो जाएगा? बताइए, जब परिभाषा ही उल्टा है बाबू, तो हम लोग कह रहे हैं कि ठीक तरंग का आवर्त काल जो होगा इसका उल्टा परिभाषा है, उलट दीजिए, तरंग की आवृत्ति 1 में इतना कर दीजिए। यही फार्मूला भी होता है। परिभाषा उल्टा है तो बाबू फार्मूला उल्टा नहीं होगा इसका। तो t इक्वल टू, आप बताइए, तो t इक्वल टू शॉर्टकट लिखे तो 1/f फार्मूला। बोलिए, t इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू क्या होगा बाबू? f इक्वल टू 1/t नहीं, f इक्वल टू 1/t उल्टा लिख सकते हैं हम लोग, ये भी हो सकता है फार्मूला। और जब फ्रीक्वेंसी लिखना होगा तो 1/t नहीं होगा। अब 1/t जब लिखे हैं बाबू, ध्यान सोचिए, हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए समय का ऐसा मात्रक सब कुछ जानता है, समय है एक तरह का। अभी बोले जो समय लगता है, समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए यहाँ पर ऐसा मात्रक हम लोग इसी को लिखते हैं हर्ट्ज। ऐसा ही मात्रक यदि हम बात करें फ्रीक्वेंसी का, देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है 1/सेकंड। समय का t क्या आपका समय है, ये समय है आपको। जब समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है, 1/सेकंड। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स। देखो तो बाबू, ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, मतलब सेकंड में पावर -1, इसी को बोला जाता है हर्ट्ज। ये अलग नहीं है, ठीक। कहीं कहीं आपको आवृत्ति का जो है ना मात्रक ये भी लिख दिया था सेकंड इनवर्स, तो आप मत कहिएगा सर बताए थे हर्ट्ज, ये भी होता है।
हर्ट्ज भी होता है और सेकंड इनवर्स भी होता है, क्योंकि सब इसी आवर्तकाल का ये उल्टा होता है। नोट कर लीजिए इसको। इसका ऐसा मतलब लिखे हैं फ्रीक्वेंसी का, ध्यान रखिएगा। काल का, आवर्तकाल का तो सब कोई जानता है। आवर्तकाल मतलब एक समय है, तो समय का कौन नहीं जानता है कि समय कैसे मात्रक सेकंड होता है। हम ये बताएं यहाँ पर आपको कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं सेकंड इनवर्स, उसी को हर्ट्ज बोला जाता है। समझे बात? हर्ट्ज वैज्ञानिक के नाम पर रख दिया गया है, लेकिन रियल में यही होता है सेकंड इनवर्स। हो गया बाबू? यहां तक समझ में आया आपको? हो गया? बोलिए। उतार दिए आप लोग? इसके बाद हम बताएंगे आपको तरंग का तरंगदैर्घ्य। तरंग का तरंगदैर्घ्य, इसको हम लैम्डा से यूज करते हैं। लैम्डा इसको पढ़ते हैं, पहले भी इसका यूज हुआ है, बार बार बताने की जरूरत यहां पे नहीं है। तरंग का तरंगदैर्घ्य, तरंग का तरंगदैर्घ्य लिखिए बाबू, लैम्डा। अब समझिएगा बात को। हो गया? चलिए देखिए, अब तरंग का तरंगदैर्घ्य लिखिए लैम्डा, इसको लिख लीजिए 3 नंबर पे, तरंग का तरंगदैर्घ्य। समझिएगा बात को। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं तरंगदैर्घ्य के बारे में, ठीक है? तरंगदैर्घ्य के बारे में परिभाषा भी बाबू बहुत जगह देखिएगा आप, ये लिखा रहता है। हम आपको आज क्लियर कर रहे हैं, तो हम क्रिस्टल क्लियर तरंगदैर्घ्य होता क्या है। देखिए, अभी मैंने एक तरंग का फोटो बनाया, इस तरह से दिखाया आपको। कोई पूछता भी है तो लोग कहते हैं कि, कह देते हैं साहब कि एक तरंग का पिक्चर बनाओ, तो तरंग का पिक्चर ही बनाते हैं लोग, ठीक है? लेकिन समझते लोग कम है, ध्यान दीजिए आप। इसको सब नाम देते हैं लोग शीर्ष, और इसका नाम देते हैं गर्त। शीर्ष, गर्त। तो परिभाषा क्या दी जाती है तरंगदैर्घ्य की? दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य का होता है। लेकिन ये सभी तरह के तरंगदैर्घ्य के लिए परिभाषा परिपूर्ण नहीं है। ये परिभाषा जो है बाबू, इसीलिए गलत परिभाषा है। समझे बात? ये परिभाषा इसलिए गलत है कि तरंग बाबू दो टाइप का होता है। तरंग की प्रकृति की यदि हम बात करें तो दो टाइप का होता है। देखिए यहां पर देखिए मिसकॉन्सेप्शन क्या है, मैं बता रहा था कि तरंग दो तरह का है। एक होता है अनुदैर्घ्य, एक अनुदैर्घ्य तरंग, और दूसरा है बाबू अनुप्रस्थ तरंग। तो ये जो दिखाया गया है ये वाला, ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए है। और ये भी बता दे रहा हूं मैं आपको कि तरंग का ये फोटो नहीं होता। सब तरंग जैसी देखता है लोग, तरंग दिमाग में पिक्चर इसने बनता है, आपका भी बना होगा, ठीक है? तरंग जो इसी तरह का पिक्चर बनता होगा, तरंग जैसी नाम देते हैं तो तुरंत दिमागों में इसी टाइप का पिक्चर बनता होगा, इसी टाइप का जो फोटो होता है ना, उसे तरंग कहते हैं। लेकिन ये गलत है। ये जो है ना बाबू, ये तरंग का फोटो नहीं है। तरंग तो ऐसे चलता है, ठीक है? ये माध्यम के जो कण है, जो कंपन करते हैं, उसका फोटो है ये। समझे बात? तो दिमाग में जो है, पहले जो मतलब टीचर लोग जो पढ़ा देते हैं लोग ये चीज दिमाग में कि बाबू तरंग का मतलब समझना ना, हॉरिजॉन्टल फोटो दिखेगा ना तुमको तो समझ लेना कि तरंग है। नहीं, ये तरंग का फोटो नहीं है बाबू। माध्यम के कण जो कंपन करते हैं, ऊपर नीचे ऐसे कंपन करते हैं जो, उसका ये पिक्चर है, ठीक है? उसके विस्थापन के बीच जो ग्राफ जो खींचा गया विस्थापन और समय के बीच, वो इसका फोटो है। समझे बात? तरंग तो बिल्कुल ऐसे ही चलता है बाबू, तरंग ऐसे आगे बढ़ता है।
जो तालाब पर कंकड़ फेंककर पत्थर फेंककर जो देखते हैं आप उसकी स्थिति का अवलोकन करते हैं तो वहां पे देखे होंगे पानी जो है बाबू, पानी का शेप देखे होंगे आप इस टाइप का, ऐसे इसी तरह का शेप देखे होंगे आप, ऐसे इस तरह का, है ना, कहीं पे गड्ढा कहीं पे उठल, ठीक है, कहीं पे उठा हुआ कहीं पे धंसा हुआ, इस तरह का देखें शेप आप लोग ना। लेकिन जो गोल गोल जो उर्मियां देखते हैं जो किनारे तक जाती हैं वो एक ऊर्जा होती है, तरंग एक ऊर्जा है और वो सीधा आगे बढ़ती है। वो ऐसे ऐसे तरंग ऐसे ऐसे नहीं करता, वो माध्यम के कण करते हैं, तरंग तो सीधा आगे जाता है। तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि तरंग का पिक्चर नहीं है बल्कि माध्यम के कण का वाइब्रेशन दिखाया जाता है, ठीक है, उसकी स्थिति दिखाई जाती है, उसका विस्थापन दिखाया जाता है, समझे बात। तो यहां पर बाबू ये परिभाषा देना, इस दो लगातार शीर्षों के बीच, दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी, और इससे सब कब होता है, ये फोटो कब होता है, किसके लिए है, अनुप्रस्थ के लिए ही है। तो बेचारा अनुदैर्घ्य क्या करेगा, मुंह ताकेगा। परिभाषा जो है ये वाला, ये अनुप्रस्थ तरंग के लिए है कि दो लगातार शीर्षों के बीच की दूरी, दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी। जब कंपन ऐसे ऐसे होता है तब का ये फोटो है, लेकिन कंपन कोई जरूरी है कि ऐसे ऐसे ही होगा, ऊपर नीचे होगा। कंपन ऐसे भी तो होता है बाबू, आगे पीछे भी तो कंपन होता है। उसको आगे पीछे जब कंपन होता है उसका नाम दिया था अनुदैर्घ्य तरंग। वो कहा गया बेचारा रूस के बैठे रहेगा, परिभाषा में हमको काहे नहीं घुसाया, हम तो तरंगे के जाति के हैं। ये कहेगा ना भाई, अधिकार के साथ कहेगा कि चले तरंग को परिभाषित करने, तरंग के तरंगदैर्घ्य को परिभाषित कर रहे हैं, हमको घुसे भी नहीं किया उसमें, तो हम क्या करेंगे, मुंह ताकेंगे सिर्फ। बोलिए, तो दोनों की परिभाषा दोनों के लिए परिपूर्ण होनी चाहिए ना। तो देखिए मैं परिभाषा बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। अब तक जो भी परिभाषा दिमाग में होगा ये वाला गलत परिभाषा, इसको आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। आप समझिए तरंग का तरंगदैर्घ्य होता क्या है, समझिए बात को। तरंगदैर्घ्य जस्ट लाइक एक दूरी है। तरंगदैर्घ्य है क्या बाबू, जैसे अभी परिभाषा बोला कि दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों। हाँ, परिभाषा ये गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ लिख दिया जाता है कि तरंग की तरंगदैर्घ्य की परिभाषा ये नहीं। अनुप्रस्थ तरंग के लिए लिखा जाए तब ये सही है, दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी। परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि दोनों के लिए हो। अनुदैर्घ्य बेचारा ताकेगा खाली, अनुप्रस्थ का तो परिभाषा परिपूर्ण हो गया, अनुदैर्घ्य क्या करेगा फिर। तो दोनों के लिए परिभाषा होनी चाहिए। तरंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है बाबू, ये तो दिमाग में पिक्चर बन गया कि ये दूरी है। अब देखिए समझिएगा बात को। हम लोग कंपन, आपको बताया था कि बिना कंपन के हम तरंग का कॉन्सेप्ट पे बात नहीं कर सकते, ठीक है। माध्यम के कण कंपन करते हैं बाबू, ठीक है, उसी से ऊर्जा आपको आगे बढ़ता है, आपके कानों तक जो है ध्वनि पहुंच रही है, माध्यम के कण की सहायता से, माध्यम के कण की कंपन की सहायता से पहुंच रहा है, अन्यथा नहीं पहुंचता। हमारे बीच यदि माध्यम नहीं होता, हवा नहीं होता, उसमें कंपन नहीं होता, तब ये ध्वनि आपको पहुंच ही नहीं सकती है। समझ रहे बात, बिना कंपन का ये ध्वनि आपको नहीं पहुंचेगा, ये माध्यम के कण कंपन करते हैं। अब भाई अब कैसे होता है वो ध्यान से समझिए। ये मान लीजिए माध्यम के कण है, माध्यम का कण है, इसको समझिएगा। माध्यम का कण बाबू कंपन शुरू किया तो समझिए कि वहां से तरंग एक ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही है। कंपन कर रहा, बिना ऊर्जा का कंपन करेगा। तो मान लो कंपन हम कर रहे हैं, एक कंपन इसका पूरा करना चाहते हैं, तो पहले क्या किया, पहले इधर गया। मान लीजिए ये माध्यम का कण है, इसकी माध्य स्थिति है ये वाली, ये इसकी माध्य स्थिति मतलब बीच वाली थी, जहां जिसके आगे पीछे कंपन करता उसको बोलते हैं माध्य स्थिति, ठीक है। एक बार पहले इधर गया, ठीक, फिर यहां से लौटकर फिर इधर आएगा, यहां से लौटकर फिर यहां पे आया, समझ रहे बात। अच्छा, फिर इधर जाएगा, अभी एक कंपन नहीं पूरा हुआ, देखिए ध्यान से। अब इधर जाएगा, पहले उतना ही दूरी पे इधर जाएगा, और फिर यहां से घूमकर फिर यहां पहुंचेगा, ठीक। जब यहां पर पहुंच गया तो इसको बोलते हैं एक कंपन पूरा हो गया, माध्यम का कण एक कंपन पूरा कर लिया। तरंग बैठा नहीं रहता बाबू, ये कंपन जब करता है ना तो ऊर्जा आगे बढ़ती है। मैंने आपको बोला था ना, समझाया था ना कि मुंह से हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं, जो ध्वनि बाहर निकलती है बाबू, तो आप देखते होंगे बोलते समय देखिएगा आपके मुंह से वायु बड़ा तेजी से निकलती है। तो वो जो तेजी से जो वायु निकल रही है, बाहर वाला जो वायु है माध्यम का जो कण, उस पर धक्का मारता है, बल लगाता है, फोर्स लगाता है, उसके बाद वो भी कंपन शुरू कर देता है। वो हिलेगा तो अपना बगल वाला को हिलाएगा, आप हिलिएगा, इसी से लाइन से सब कौन है लाइन से आदमी खड़ा कर दीजिए, आप खुद कंपन कीजिए, ऐसे से हिलिए, ऐसे से हिलिए, तो बगल वाला भी हिलेगा, वो हिलेगा इसी से, समझे बात। फिर वो हिलेगा तो अपने बगल वाला को हिलाएगा, ठीक है। ये जो है बाबू इस तरह से जो है, जो एनर्जी है ना, आप तो वहीं पर है, हम हिल रहे हैं, इस तरह से हिल रहे हैं, हम तो वहीं पर है, खैर अपना एनर्जी क्या किए, बगल वाला को ट्रांसफर कर, वो हिलने लगा। हमारे कंपन वाला जो एनर्जी था उसको बगल वाला को ट्रांसफर किया, वो भी हिलना शुरू कर दिया।
अब वो भी हिलेगा तो अपन बगल वाला को हिलाएगा। तो इस तरह से अपना एनर्जी हम ट्रांसफर करते हुए अगर एक कण के बाद दूसरा कण, दूसरा के बाद तीसरा करते 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 एनर्जी आपके कानों तक पहुंचती है। समझे बात? तभी आप सुन पाते हैं। देखिए अब ध्यान से, ये कंपन हो रहा है माध्यम का। तो तरंग कहिए कि सर तरंग यहां से जो एनर्जी जो है वो बैठा रहता है क्या? नहीं, वो बैठा नहीं रहेगा बाबू। माध्यम का कण जब इधर गया था तो तरंग जो है बाबू, देखिए ध्यान से, तरंग ये आगे बढ़ना यहाँ शुरू किया, एनर्जी आगे बढ़ना शुरू किया, यहाँ से ऐसे ऐसे यहां तक गया। ठीक, अब ये लौट कर फिर गया इधर। कंपन तो आगे पीछे होगा ना, जैसे भी हम अभी कंपन कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे, कंपन ऐसे कर रहे थे। हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, हम माध्यम के कण है, हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ हमारा जो एनर्जी है वो हम बगल वाले को दे रहे हैं, फिर वो बगल वाला अपने बगल वाला को दे रहा है, इस तरह से। तो बताओ बाबू, ये एनर्जी जो है बैठा नहीं रहेगा, ये आगे बढ़ेगा। फिर ये मुड़कर इधर गया, माध्यम का जो कण इधर गया, तो ये तरंग नहीं बैठा रहेगा यहाँ पे, ये भी और आगे बढ़ेगा, अभी और आगे बढ़ेगा अगला स्टेप में। ठीक है, फिर ये इधर गया, तरंग यहाँ बैठा नहीं रहेगा और आगे बढ़ेगा। समझ रहे बात? फिर ये जो है यहाँ पे पहुंचा, एक कंपन इसका पूरा हो गया, इसको बोल रहे हैं हम लोग एक कंपन ये पूरा किया। फिर ये तरंग यहाँ बैठा नहीं रहेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक, अब समझ में आया? तो यहां से यहां तक जो बाबू जो दूरी तय किया, ये जो दूरी है तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, ये जो तरंग द्वारा जो दूरी तय किया गया, इसी का नाम है तरंगदैर्घ्य। समझ रहे बात? तरंगदैर्घ्य एक दूरी है, लेकिन कंफ्यूजन में रहते हैं लोग कि दो लगातार शीर्षों या दो लगातार गर्तों के बीच की दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। ये गलत कॉन्सेप्ट है। यदि बोलना होगा तो सिर्फ अनुप्रस्थ तरंग के लिए बोलिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग के लिए परिभाषा ये नहीं है। समझ रहे बात? सभी तरंगों के लिए परिभाषित करना है कि सबके लिए सब कोई खुश हो जाए, अनुदैर्घ्य वाला जाति भी वो भी खुश हो जाए, अनुप्रस्थ जाति का भी खुश हो जाए, तो परिभाषा आपको यही बोलना पड़ेगा। मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिए। एक कंपन पूरा होने तक क्या हुआ बाबू? पहले इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, तब एक कंपन कर रहे, एक कंपन पूरा किया। अब यहां पे कह रहे हैं हम लोग कि एक कंपन ये पूरा कर लिए। ठीक, तो माध्यम के कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में, है ना, एक कंपन पूरा करने में तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है, तरंगवा ऐसे सीधा जाता है, तरंग ऐसे ऐसे नहीं जाता है बाबू। अब समझना चाहिए, दिमाग में आपको पिक्चर बनना चाहिए। ठीक है, ऐसे सब बेवकूफ बनाता है जो पढ़ाता है, इस तरह से बताता है जो यही तरंग है, ये गलत बात है, तरंग नहीं है। माध्यम के कण का वाइब्रेशन दिखाया जाता है, ऊपर नीचे वाइब्रेशन दिखाया, अनुप्रस्थ तरंग के लिए ये अनुप्रस्थ तरंग का वाइब्रेशन है। तो बाबू ये तरंग है, तरंग तो बिल्कुल सीधा चलता है, तरंग आगे बढ़ता है। जब ऐसे ही रहेगा तो फिर होगे वैसे से करते रहेगा, फिर आपके पास एनर्जी पहुंच कैसे पाएगा, कैसे सुन पाइएगा? ध्वनि तरंग की हम बात कर रहे हैं, या कहीं अब रेडियो से जो है आप स्टेशन से लगाते हैं, आप सुनते हैं, तो हवे में खाली ऐसे से करेगा, वो तो पहुंचेगा कैसे आपके पास? समझ रहे बात? एनर्जी आगे बढ़ता है, वो आपको आगे तक पहुंचती है। माध्यम के कण का वाइब्रेशन दिखाया जाता है। समझिए बात को। एक कंपन पूरा करने तक, एक कंपन पूरा करने तक तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है, उसी दूरी को बोलते हैं, इसी दूरी को बाबू कहते हैं तय की गई दूरी को, इसी का नाम है तरंगदैर्घ्य। इसी को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। मतलब दैर्घ्य जो है बाबू दूरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब तरंग समझ ही रहे हैं, तरंग द्वारा जो तय की गई दूरी है, उसी दूरी को बोलते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य। कब? जब एक कंपन पूरा हो जाता है, एक कंपन पूरा होने तक, एक कंपन पूरा होने में या होने तक तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है, उसी दूरी को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। ऐसे में बोला जाए। क्लियर सबको बाबू? क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लिखिए परिभाषा, तरंगदैर्घ्य की परिभाषा लिखिए, परिभाषा लिखिए। देखिए, एक कंपन पूरा होने तक, 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 कॉमा दीजिए, तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है, तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है, तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है, उसे तरंग का तरंगदैर्घ्य कहते हैं। उसे तरंग का तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ये परिभाषा दोनों के लिए है, अनुदैर्घ्य के लिए भी, अनुप्रस्थ के लिए भी है।
और ये जो लोग बोलते हैं वो गलत परिभाषा होगा, तरंग के तरंगदैर्घ्य यदि बोल रहे हैं तो। हाँ, उसमें स्पेशलाइज करके यदि बोलते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग के लिए ये परिभाषा बोल रहे 2 लगातार शीर्षों या 2 लगातार गर्तों के बीच की दूरी, उसको हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। क्योंकि अनुदैर्घ्य में तो शीर्ष गर्त की हम बात ही नहीं करते हैं, अनुदैर्घ्य में शीर्ष गर्त की बात ही नहीं होती है, तो परिभाषा कैसे हो सकती है अनुदैर्घ्य के लिए? समझ रहे बात? एक जनरल में जो परिभाषा बताया हूं सभी तरंगों के लिए है कि एक कंपन पूरा होने तक, एक दोलन पूरा होने तक तरंग जितनी दूरी तय कर लेता है उसी दूरी को बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। क्लियर है? कभी मत दिमाग में पिक्चर बनाइए तरंग ऐसे चलता है, समझ रहे बात? एक माध्यम के कणों का वाइब्रेशन दिखाया जाता है, कंपन दिखाया जाता है, तरंग तो बिल्कुल सीधा चलता है बाबू, एनर्जी ऐसे आगे बढ़ता है। क्लियर है? तो चलिए यहां तक समझ में आया। अब लिखिए, अब नेक्स्ट बाबू, तरंग का आयाम। नेक्स्ट लिखिए, तरंग का आयाम। यदि किसी को डायग्राम बनाना है बाबू तो डायग्राम बना सकते हैं आप, ठीक है? जिनको डायग्राम बनाना होगा तो डायग्राम समझा सकते हैं, ये समझने के लिए अपने ये एक कंपन दिखा दीजिए, यहां से तरंग को आगे बढ़ा के दिखा सकते हैं आप। बनाना चाहते तो बना लीजिए, डायग्राम जिनको बनाना है बना लीजिए। हम अगला नेक्स्ट लिख रहे हैं, तरंग का आयाम। तरंग का आयाम, तरंग का आयाम। तरंग का आयाम डायग्राम कोई बना रहे हैं क्या? बनाना है तो बना दीजिए, दिखा दीजिए। इसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं तरंगदैर्घ्य को इन जनरल। ये माध्यम का कोण है, माध्यम का कोण, एक कंपन इसका दिखा दीजिएगा, एक कंपन पूरा कर रहा है, माध्य स्थिति है बीच वाला, और इस दौरान तरंग आगे बढ़ते हुए जो दूरी तय कर लेता है उसी दूरी को बोलते हैं हम लोग 4 स्टेप में। 4 स्टेप में देखिए हो रहा है, और इधर गया पहला स्टेप, पहला स्टेप के लिए मान लीजिए हम यहाँ तक दिखाए हैं, ये दूरी तय किया, फिर इधर से घूम के इधर आया, दूसरा स्टेप, दूसरा, ये फिर इधर गया, तीसरा, थर्ड के लिए ये हो गया, तरंग आगे बढ़ रहा है, और ये चौथा, कंफ्यूजन नहीं हो, उतारना उतार लीजिए। हो गया? देखिए तरंग का आयाम लिखो बाबू, तरंग का आयाम, इसको हम लोग या तो कैपिटल ए से दिखाते हैं या फिर स्मॉल ए से दिखाते हैं, यूज करेंगे आगे चलकर, या तो कैपिटल ए मिलेगा या फिर स्मॉल ए। आयाम को अंग्रेजी बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसीलिए पहला अक्षर लेकर इसका एम्पलीट्यूड इसको बोलते हो बाबू, ठीक है? कैपिटल ए या स्मॉल ए से इसको दिखाया था, तरंग का आयाम ए से या ए, स्मॉल ए से। क्या है समझिएगा बात को, तरंग का आयाम क्या है बहुत ध्यान समझिए। हमने आपको बोला कि माध्यम के कण कंपन कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, और उस कंपन के दौरान जो है बाबू माध्यम का जो कण जो कंपन कर रहा है, तरंग आगे बढ़ता है, उसको हम तरंगदैर्घ्य नाम दिए। अब हम बता रहे हैं कि जो कंपन हो रहा है उसका आयाम क्या है, समझिएगा बात। ये आयाम किसको कहेंगे, तरंग का आयाम किसको कहेंगे, इस चीज को समझिए। कंपन बाबू यदि हो रहा है, मान लीजिए हम कुछ बोल रहे हैं, यहां से हवा का कण कंपन करना शुरू किया, तो कंपन हो सकता है बाबू, देखिए ध्यान से, कंपन यदि ऐसे से कर रहा है तो कोई कंपन ऐसे ऐसे कर सकता है, कोई कंपन ऐसे ऐसे भी कर सकता है। हम ऊपर नीचे की यदि बात करें ऊपर नीचे वाली की, तो कोई कंपन ऐसे हो सकता है, कोई कंपन ऐसे ऐसे हो सकता है, समझ रहे बात? तो देखिए ध्यान से, ये जो कंपन हो रहा है बाबू, इसका आयाम कम और इसका आयाम ज्यादा। क्यों? क्योंकि महत्तम विस्थापन जो होता है, मतलब तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण का जो महत्तम विस्थापन होता है कंपन के दौरान, है ना, कंपन कर रहा है भाई तो चला गया इधर, जैसे हम यहाँ पे आपको दिखाए थे, ठीक है? यदि माध्यम का कण यहां से यहां तक जो गया, कंपन कर रहा है आगे पीछे, यहां इसका मैक्सिमम सीमा हो गया, यहां तक, यहीं तक जा रहा है, इससे आगे नहीं जा रहा है। कोई हो सकता है दूसरा सोर्स हो जहां पे माध्यम के कण जो है कंपन कर रहा है इस तरह से, है ना, इतना दूरी तक कंपन कर रहा है, तब घूम के ऐसे आ रहा है, तो इससे निश्चित रूप से इसका आयाम जो है, इसका आयाम इससे ज्यादा है, ठीक है, बड़ा है।
इस आयाम से यहीं तक ही कंपन कर रहा है। देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं विस्थापित कितना हुआ, माध्यम का कण कितना विस्थापित हुआ, अपने माध्य स्थिति से कितना विस्थापन हो रहा है उसका। ये विस्थापन और इस विस्थापन में अंतर है, इसका विस्थापन ज्यादा है, इसका विस्थापन कम है। तो जो महत्तम विस्थापन होता है, जितना दूर तक वो जा सकता है, जैसे मान लीजिए हम कंपन ऐसे करें, ध्यान समझिए, हम एक बार कंपन ऐसे कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं, एक बार कंपन ऐसे कर रहे हैं, पूरा झकझोर के हंसी से कंपन कर रहे हैं बाबू, तो बताइए हमारा आयाम जो दूसरा बार में जो हमने जो झूल कर दिखाया है ना, उसमें आयाम ज्यादा होगा कि पहिलका में आयाम होगा ज्यादा। ऐसे से हिल रहे हैं, देखिए बस इतना ही, ठीक है। आयाम किसमें ज्यादा होगा, बोलिए। ऐसे पूरा जो है बाबू ज्यादा महत्तम यदि विस्थापन हो रहा है हमारा, महत्तम विस्थापन, तो उस महत्तम विस्थापन को ही कहते हैं आयाम, तरंग का आयाम कहा जाता है, ठीक है। मतलब तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण जो कंपन कर रहे हैं, कंपन में कितना उनका महत्तम विस्थापन हुआ, ठीक है। एक ऐसे भी हो सकता है कंपन, एक ऐसे से भी कंपन हो सकता है, तो किसमें आयाम ज्यादा है, ये मतलब यहां से अपनी माध्य स्थिति से कितना दूर वो विस्थापित हुआ, अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन यहीं तक जा सकता है। तो इधर भी जो है यहीं तक जा सकता है, इसे आगे नहीं जा सकता है, ठीक है। इसका भी देखिए, इसका ज्यादा है आयाम, ये यहां तक गया, फिर लौट के यहां गया, फिर उसी तरह यहां इधर गया। इसका महत्तम माध्य स्थिति से अपने महत्तम विस्थापन को कहते हैं तरंग का आयाम कहा जाता है। लिखिए, परिभाषा लिखिए, तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण की अपनी माध्य स्थिति, अपनी माध्य स्थिति मतलब जहां से शुरू किया है कंपन, यहां से इसके आगे पीछे कर दे, इसी को बोलते हैं माध्य स्थिति। अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को तरंग का आयाम कहा जाता है। तरंग का आयाम कहा जाता है। तरंग का आयाम कहा जाता है। तरंग का आयाम कहा जाता है, ठीक है। एक बार रिपीट कर दीजिए। तरंग संचरण के दौरान, परिभाषा लिखवाए हैं, तरंग संचरण के दौरान माध्यम के कण का अपनी माध्य स्थिति से लिखा हुआ बोर्ड पे, माध्य स्थिति, अपनी माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को तरंग का आयाम कहा जाता है। 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 क्लियर है बाबू? नेक्स्ट लिखिए, उसके बाद तरंग की चाल। तरंग की चाल, नेक्स्ट तरंग की चाल। तरंग की चाल, ठीक है, इसको लोग भी वगैरह से दिखाते हैं। तरंग की चाल, तरंग की चाल, चाल की वही परिभाषा है बाबू जो आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से। मतलब इकाई समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है, इकाई समय में तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग की चाल कहते हैं। क्लियर है? जितना तरंग इकाई समय जितना दूरी तय कर ले, ठीक है, कंपन जितना भी उसे पूरा मतलब नहीं, इकाई समय में देखा जाता है, इकाई समय तक कहां तक गया तरंग, ठीक, कितना दूरी तय किया, उसी को बोलते हैं हम लोग तरंग की चाल। देखिए इकाई समय में परिभाषा लिखिए, इकाई समय में तरंग द्वारा इकाई समय में तरंग द्वारा तय की गई दूरी को, तरंग द्वारा तय की गई दूरी को
तय की गई दूरी को तरंग की चाल कहते हैं। तरंग की चाल कहते हैं। तरंग की चाल कहते हैं। क्लियर है बाबू? क्लास भी है आगे, अभी क्लास है। और इसका फॉर्मूला लिख लीजिए चाल का, उसके बाद छोड़ देते हैं। तरंग की चाल बराबर तरंग द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी और बटा में समय, बटा में समय, ये डी अपॉन टी है ना। चाल बराबर फॉर्मूला जो होता है वही है डी बाई टी, लेकिन यहाँ तरंग के लिए है। अब थोड़ा सा आपको हम एक चीज बताकर छोड़ रहे हैं तुरंत। अब ये बताओ बाबू, अभी आप सब समझे हैं, तरंग का तरंग दैर्घ्य समझे हैं, तरंग का आवर्तकाल समझे हैं, ठीक। आवर्तकाल, आवर्तकाल की क्या परिभाषा थी बाबू? आवर्तकाल की परिभाषा बता दीजिए। आवर्तकाल की क्या परिभाषा थी? अभी बताया गया है ना। आवर्तकाल की परिभाषा जल्दी से बताओ। एक करने में समय लगता है उसे आवर्तकाल। एक कंपन पूरा होने में जो समय लगता है, ये बोला गया है, होने में लगा समय तो क्या बोले आप लोग? आवर्तकाल, मतलब कैपिटल टी, यही ना है बाबू? बोलो। एक कंपन पूरा होने में लगा समय कितना है बाबू? आवर्तकाल उसको बोलते हैं, उसको टी लिखते हैं। अच्छा, एक कंपन पूरा होने में तय की गई दूरी क्या कहलाता है बाबू? जल्दी बोलो, अभी बताए हैं। तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। एक कंपन पूरा होने में जो तय की गई दूरी है तरंग द्वारा तय की गई दूरी, उसको क्या बोले अभी? तरंग दैर्घ्य। अभी बताए हैं कि एक कंपन पूरा होने में या पूरा होने तक जो तरंग दूरी तय करता है उसको तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। तो बताओ बाबू, एक कंपन पूरा होने में लगा समय को बोलते हैं आवर्तकाल, और इसमें कह रहे हैं एक कंपन पूरा होने में तय की गई दूरी को तरंग दैर्घ्य। इसका मतलब है कि आवर्तकाल के बराबर यदि हम कहें कि आवर्तकाल में, एक आवर्तकाल में तरंग कितना दूरी तय करता है, तो तरंग दैर्घ्य के बराबर नहीं। देखिए बाबू, ये भी वही बात कर रहा है। एक कंपन पूरा होने में लगा समय आवर्तकाल, और एक कंपन पूरा होने तक या होने में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? तरंग दैर्घ्य। अभी भी पढ़े हैं ना। तो देखो तो बाबू कि इसका मतलब ये ना हुआ कि आवर्तकाल के समय आवर्तकाल के बराबर दिया रहे क्वेश्चन में, कि समय जो है आवर्तकाल के बराबर दिया रहे और पूछा जाए आपसे कि तरंग कितना दूरी तय करेगा, तो तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है उतना ही दूरी तय करेगा। एक कंपन पूरा होने में लगा समय, मतलब एक कंपन पूरा होते होते समय कितना हो जाएगा? एक आवर्तकाल के बराबर, तो उतना में कितना दूरी तय करेगा? तरंग दैर्घ्य के बराबर। तो हम लोग यहां पर तरंग की चाल लिख दें इसके आधार पर, तब तरंग की चाल, तरंग की चाल यदि लिखे बाबू v इक्वल टू, तो बताइए दूरी कितना है बाबू? फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। दूरी कितना? तरंग दैर्घ्य के बराबर, ये ना दूरी है। परिभाषा देखिए यहां पर, दूरी बटा समय तो लैम्डा। अब भाई आवर्तकाल कितना? समय कितना? आवर्तकाल के बराबर। ये भी एक ही कंपन वाला, ये भी एक ही कंपन वाला है। एक कंपन में समय लग रहा है आवर्तकाल, एक कंपन में दूरी तय कर ले तरंग दैर्घ्य के बराबर। तो समय हो गया आवर्तकाल और दूरी हो गया तरंग दैर्घ्य। तो चाल बराबर फॉर्मूला ही होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, तो बताइए v बराबर फॉर्मूला क्या हो गया बाबू? लैम्डा बटा में t होगा ना। और हम लोग ये भी पढ़े हैं इसके जस्ट पहले, t बराबर क्या पढ़े थे बोलिए? t बराबर क्या पढ़े थे हम लोग कुछ देर पहले? t बराबर पढ़े थे 1/f। उल्टा बोले थे ना कि आवृत्ति का ठीक उल्टा होता है, तो हम लोग इसको उल्टा लिख रहे हैं। t बराबर जब 1/f होता है, f 1/f कर दिए, f चला जाएगा ऊपर, लेम्डा और इंटू f, मतलब लेम्डा f चला गया ऊपर बाबू। तो v इक्वल टू क्या मिल गया फॉर्मूला? v इक्वल टू फॉर्मूला बोलिए लेम्डा इंटू f। ठीक है, याद रखिएगा इस फॉर्मूला को, इतना नोट कर लीजिए, इसके बाद छोड़ दे रहा हूं मैं। v इक्वल टू लेम्डा इंटू f, ठीक है। आज का क्लास बस यहीं तक बाबू। इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर v इक्वल टू लिखा हुआ है, v इक्वल टू लेम्डा इंटू f, इसको नोट कर लीजिए।
यही फॉर्मूला लिखा हुआ नीचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। आंसर ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा।